नमस्कार स्टूडेंट, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और टारगेट है हमारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023। तो अभी तक हमने कई लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। मेरा चल रहा है गवर्नर जनरल की सीरीज। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विलियम बेंटिक 1828 से 35 का इनका समय है। तो कुछ फेमस जो गवर्नर जनरल हैं इनके कार्यकाल आपको याद रखने हैं। इससे एक मदद ये मिलती है कि जितनी भी इतिहास की घटनाएं जैसे 1828 से 35 के बीच में होंगी तो ऑलमोस्ट वो विलियम बेंटिक के काल की होगी, तो कोरिलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, ये सामाजिक सुधार के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इन्होंने सामाजिक सुधार में क्या क्या किया, जैसे सती तथा अन्य जो कुप्रथाएं थी उनको इन्होंने यहाँ पर बंद किया था। तो जैसे सती प्रथा थी वो 1829 के रेगुलेशन 17 के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था, और इसमें साथ में प्रयास था राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए, राजा राम मोहन राय को तो हम जानते हैं, बट सती प्रथा में प्रयास देवेंद्रनाथ टैगोर का था, ये शायद हम नहीं जानते होंगे। तो ये भी बात आप याद रखेगा, क्योंकि जो समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड विलियम बेंटिक का आभार व्यक्त किया इस काम के लिए। इसके अलावा नरबली, लड़कियों की शिशु हत्या बंद कराई, और ये जो ठगी प्रथा है ये भी इन्होंने प्रतिबंधित की। और ठगी प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कर्नल स्लीमैन को इन्होंने अपॉइंट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इसको ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसको अपॉइंट किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना। अब आप याद रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग देखते हैं कि इनके काल में 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो भी आया था। 1828 से 35 इनका कार्यकाल है, तो 33 इसी के बीच में है। तो 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 थी। धारा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया है ना। अर्थात कंपनी के अधीनस्थ किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं समाचार पत्रों के प्रति इनकी कैसी नीति थी। तो समाचार पत्रों के प्रति ये लिबरल थे, उदार थे, और ये इसको मानते थे संतोष से अभिरक्षा का द्वार, यानी सेफ्टी वॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ, इनका कहना था कि जैसे अगर भारतीयों के अंदर असंतोष यदि इकट्ठा हो रहा है, तो अगर प्रेस को हम आज़ादी देंगे तो अपनी बात वो समाचार पत्रों में छपा देंगे, यानी अपने अंदर का असंतोष वो समाचार पत्रों में छाप कर निकाल लेंगे, और एकदम से कोई बड़ा आंदोलन भारत में नहीं हो पाएगा। तो इनका मानना था कि प्रेस को अगर हम आज़ाद करते हैं तो वो हमारे लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो शैक्षणिक सुधार किए गए वो क्या थे इनके द्वारा। तो शिक्षा का उद्देश्य तथा माध्यम दोनों पर विचार इन्होंने किया। एक्चुअल में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस पे भी इन्होंने सोचा। हिंदी में पढ़ाया जाए कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए। एक्चुअली जो 1833 का एक्ट था, इसके तहत 1 लाख रुपए शिक्षा में खर्च करने की बात कही गई थी। तो इन्होंने सोचा कि 1 लाख रुपए वो किस जगह खर्च किया जाए शिक्षा में, तो हम ये डिसाइड कर लें कि क्या पढ़ाना चाहिए, किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, ताकि वो यूटिलाइज हो सके। तो इसके लिए एक सार्वजनिक शिक्षा समिति थी, उसके जो सदस्य थे वो 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप था प्राच्य विद्या के समर्थक, और उनके नेता थे विल्सन और प्रिंसेप। एक ग्रुप था सार्वजनिक शिक्षा समिति के सदस्यों का जो पाश्चात्य अर्थात आंग्ल विद्या, यानी जो पश्चिमी देशों का जो ज्ञान विज्ञान है, यूरोप का ज्ञान विज्ञान, उसको पढ़ाने का समर्थक था। तो उनका नेता था ट्रेवेलियन। ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सार्वजनिक शिक्षा समिति थी उसमें सदस्यों में ये विवाद था। कुछ कहते हैं कि प्राच्य विद्या को पढ़ाया जाए, और कुछ कहते हैं जो यूरोपियन है, पाश्चात्य विद्या है, आंग्ल विद्या, उसको पढ़ाया जाए। ये विवाद चल रहा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये विवाद सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले को सार्वजनिक शिक्षा
जो समिति थी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया और ये जिम्मेदारी दी कि आप इस विवाद को सुलझाएं। तो एक्चुअल में लॉर्ड मैकाले की जो मानसिकता थी वो भारतीयों को ब्राउन कलर का अंग्रेज बनाना चाह रहा था। मतलब भारतीयों को एक ऐसी शिक्षा दे जिससे कि उनका रंग रूप ये तो ना बदले, लेकिन उनकी जो विचार है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है वो अंग्रेजी जैसी हो जाए, मतलब अंग्रेजों जैसी हो जाए। तो उसका टारगेट ये था। तो उसने यही कहा इसमें कि मतलब हम भारतीयों को ब्राउन कलर का अंग्रेज बना देंगे। ठीक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसने 2 फरवरी 1835 को अपना एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसको मैकाले माइन्यूट के नाम से जाना जाता है। तो उसने भारत के आयुर्वेद, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया और उसमें कहा कि क्या हमें मिथ्या धर्म से संबंधित इतिहास, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए। कहते हैं ये सब मिथ्या है, ये बेकार है, ये बेकार का है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसमें 1 लाख रुपए खर्च करने से कोई फायदा होगा नहीं। उसने यहाँ तक कहा एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर होगा। कहता है कि यूरोप का जो लिटरेचर है वो इतना क्वालिटी वाला है कि उसमें अगर एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी की एक रैक में जो भी पुस्तकें रखी हैं उनकी क्वालिटी और अरब और जितने भी जो मतलब एशिया में अरब हो गया, इसके जितने भी साहित्य हैं भारत अरब को मिला के उससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाले वो कुछ पुस्तकें होंगी। कुल मिला के इसका उद्देश्य है कि अब हमें ये भारतीय साहित्य वगैरह नहीं पढ़ाना है। मैकाले की योजना एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मतलब वो ब्राउन कलर के अंग्रेज बनाना चाह रहा था। भारतीयों को ऐसी शिक्षा दे कि वो अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू कर दें। ठीक है। इसने अपने फादर को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में इसने अपनी मानसिकता जाहिर की थी। कहता है अपने पिता को पत्र में लिखा इसने, यदि हमारी शिक्षा योजनाओं का अनुसरण किया गया तो बंगाल के प्रतिष्ठित वर्ग में आने वाले 30 वर्षों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। मतलब वो सब ईसाई हो जाएंगे। तो इसकी मानसिकता आपको समझ में आ गई होगी। तो जो मैकाले का स्मरण पत्र था, मैकाले माइन्यूट, उसको 7 मार्च 1835 को रेटिफिकेशन मिल गया, उसको अनुमोदित कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले माइन्यूट कब प्रस्तुत किया गया और उसे कब अनुमोदन मिला। ये डेट के साथ आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या प्रावधान था, उच्च स्तरीय जो प्रशासन की भाषा है वो अंग्रेजी होगी, मतलब अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस होगा वो पाश्चात्य चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, है ना, वेस्टर्न लिटरेचर, है ना, उन्हीं का गणित, उन्हीं का विज्ञान, यही सब पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मेडिकल कॉलेज बना था कलकत्ता में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1835 में। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुछ वित्तीय सुधार है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। पश्चिमोत्तर प्रांत जो आधुनिक यूपी का है उसमें रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग की देखरेख में इसने भूमि व्यवस्था की थी, यानी लैंड सेटलमेंट इसमें किया था रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग की देखरेख में। ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायिक सुधार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, आप छोड़ सकते हैं, आरओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं भारतीय रियासतों के प्रति नीति क्या थी, मतलब जो भारतीय रियासतें थी उसके प्रति लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या पॉलिसी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी इच्छा थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको गाइड किया कि तुम यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक है, यानी भारतीय रियासतों में कोई आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना, तटस्थता की नीति अपनाना। मतलब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति थी, तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन अपवाद है, कुछ अपवाद है इसके, जहां पर इसने तटस्थता की नीति का उल्लंघन किया। तो जैसे
राजपुर की कुछ इसकी राजस्थान की कुछ रियासतें थी, जयपुर ऐसे कुछ थी, तो वहाँ पर कुछ विद्रोह वगैरह हुए, तो वहाँ पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इसको कहा गया था कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप तटस्थता की नीति का अनुसरण करना, ठीक है। लेकिन क्या लिखा, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो। लेकिन मैसूर में 1831 में कुछ अव्यवस्था फैल गई, इसकी वजह से इसने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया है। तो यही क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अव्यवस्था के आधार पर मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये है लॉर्ड विलियम वेंटिक, 1831 की घटना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, अगर यदि आप इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि किस गवर्नर जनरल की किस टाइप की पॉलिसी है रियासतों के प्रति, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन अब आप कर लेंगे। तो एक बार मैसूर पूछ लिया, तो अब की बार कुछ और भी पूछ सकता है। फिर 1834 में इसने कुर्ग और कछाड़ की रियासतों को भी अपने प्रदेश में मिला लिया। क्यों मिला लिया? क्योंकि वहाँ बहुत अव्यवस्था फैली थी, यानी अव्यवस्था के आरोप में इसने मैसूर को 1831 में, 1834 में कुर्ग कछाड़ की रियासतों को भी मिला लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसने और क्या किया? रणजीत सिंह से मित्रता की संधि की, जो पंजाब के शासक थे। सिंध के अमीरों के साथ भी व्यापारिक संधियां स्थापित की, कर्नल पोटिंगर को वहां पर भेजा था। इसके अलावा काबुल के सिंहासन के लिए शाह शुजा का समर्थन किया। देखिए, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लेकिन इसका हम लेक्चर आपको अलग से भी पढ़ाएंगे कि सिंध के साथ क्या अंग्रेजों की नीतियां थी, सिंध विलय कब हुआ, किसने किया, है ना, और अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों की क्या नीतियां थी। तो सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब, है ना, ये अलग से हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। लॉर्ड विलियम वेंटिक से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम, अगर आपको कुछ लगता है सुधार करना चाहिए तो मैं उस तरीके का सुधार भी करूं। वैसे मेरे अनुसार ये ठीक है, अगर आप इसे बार बार 2-4 बार देख लेते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं, तो आपका समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।